उदय कुंवर चौंक कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अमर सपना? क्या? हिराक हामी भरते हुए बोलना शुरू करता है, हाँ, अमर सपना। जब बाला ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया था तब मैं कई दिनों तक बेहोश था। उस समय मैं अमर सपनों में खोया हुआ था। मेरे सपनों में मुझे अनीश्वर मिले जो कि अमर देवता थे। उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाना चाहा और मुझे कई गहन कौशल सिखाने की बात कही जिससे मैं अपने सारे स्तर के दरवाजों को खोल सकता हूं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उनके सिखाए गहन कौशल को गंभीरता से लेते हुए अभ्यास किया तो मैं हर स्तर पर आगे बढ़ता गया और ठीक होता गया। आज मैं अपने 11वें स्तर पर हूं। उसके बाद मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। यह मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन पूरे 12 स्तर पार करने के बाद उदय कुंवर को यकीन नहीं होता है। उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। वो हिराक की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? अमर सपने, अनीश्वर, तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो? वो अपने हाथ हवा में फेंकते हुए फिर बोलते हैं, यह सिर्फ किताबी पन्नों में होता है, सच में नहीं। तुमने जरूर कोई सपना ही देखा होगा और बाकी सब तुम्हारी दृढ़ शक्ति का कमाल है। हिराक कुछ नहीं बोलता है और एक लंबी सांस लेते हुए वो अपने पिता की ओर मुड़ता है और उनके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उनको बिना किसी और सहारे के खड़ा करता है और अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए मंत्र बोलता है, जिससे उसके पिताजी इधर उधर देखते हुए चौंक जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। कि तभी हिराक के कंधों के पीछे से अजीब सी रोशनी उत्पन्न होती है और वो घबराकर हिराक के चेहरे की ओर देखने लगते हैं और देखते ही देखते उनका शरीर थोड़ा डगमगाने लगता है और एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कि वो जमीन पर नहीं हवा में है। वो नीचे की ओर देखते हुए चौंक उठते हैं कि वो और हिराक हवा में तैर रहे हैं। हिराक धीरे धीरे वापस दोनों को जमीन पर ले आता है। वहीं उदय कुंवर की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ नहीं बोल पाते और हिराक की ओर बस एकटक देखे जा रहे होते हैं। हिराक अपने पिता को अचंभित देखकर बोलता है, अब तो आपको मुझ पर यकीन आ गया ना पिताजी? उदय कुंवर भावुक हो उठते हैं और खुशी से हिराक को गले लगा लेते हैं। उन्हें अब अपने बेटे पर पूरा विश्वास हो जाता है। वो खुश होते हुए अपने बेटे को भाग्यशाली मानते हैं कि उसे अनीश्वर ने अपना शिष्य चुना। तभी हिराक थोड़ा डरते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, अनीश्वर ने यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। यह सुनते ही हिराक के पिता घबरा जाते हैं और अपने आप को दोष देने लगते हैं कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। वो ना इतना जोर देते और ना ही हिराक को बताना पड़ता। तभी वो हिराक को आश्वासन देते हैं कि आगे से वो कभी भी उसके कोई काम में दखल नहीं देंगे। हिराक अपने पिता की बात सुन उन्हें समझाते हुए कहता है, आप चिंता न करें, अनीश्वर को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैंने खुद से एक वादा किया था कि आपको आपकी जगह वापस दिलवा के रहूंगा और साथ ही आपको भी गहन कौशल सिखाऊंगा ताकि आप भी पहले जैसे हो सके। यह बात सुनते ही उदय कुंवर का चेहरा चमक उठता है, लेकिन दूसरे ही पल वो उदास हो जाते हैं और बड़ी गंभीरता से उससे पूछते हैं, क्या यह उचित रहेगा? अगर अनीश्वर को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें दोष देंगे। यह सोचकर उदय कुंवर का शरीर कांप उठता है। वो डर से कसकर अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं। उदय कुंवर 12 साल से अपंग थे। 12 वर्षों तक उन्हें तिरस्कार मिला। वो आए दिन शराब पिया करते थे और नशे में धुत रहते थे। एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दिलासा देती रही और उन्हें ऐसा करने से रोका कि वो अपने सपने अपने बेटे के साथ जी सकते हैं और वो खुद भी अपने बेटे की अद्भुत प्रतिभा को देखकर डटे रहे। लेकिन 2 साल पहले उनके बेटे के साथ भी वही हुआ जो उनके साथ हुआ था, धोखे से हमला, जिसमें हिराक की जान लेने की कोशिश की गई थी, जिसका पता वो आज तक नहीं लगा पाए। और इसी वजह से उन्हें अपने बेटे को कई महीने तक अंदर छुपा के रखना पड़ा ताकि फिर कोई उसे मार डालने की कोशिश ना करे। लेकिन अब और नहीं, वो ऐसे छुपकर जीना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वापस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। लेकिन वो डर भी रहे थे कि कहीं अनीश्वर उसके बेटे को दोष न दे डाले, और यही सोचकर वो द्वंद्व में फंस जाते हैं। हिराक को अपने पिता की दुविधा समझ आती है और इसलिए वो जल्दी से अपने पिता को
इस दुविधा से बाहर निकालते हुए कहता है, पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनीश्वर ने मुझसे एक बार कहा था कि यह गहन कौशल उनके लिए सबसे सामान्य शक्ति में से एक है, इसलिए मैं अगर किसी को देना चाहूं तो दे सकता हूं, और आप मेरे द्वारा इसका उपयोग करेंगे तो इससे अनीश्वर नाराज नहीं होंगे। उदय कुंवर यह सुनकर इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे उनकी आंखें छलक उठती हैं और वो रोने लगते हैं। वो अपंग होने पर भी इतना नहीं रोए होंगे जितना वो आज रो रहे थे। वो अपने बेटे के सामने आपा खो बैठते हैं। हिराक को समझ आता है और वो उनके करीब जाते हुए उन्हें अपने गले से लगा लेता है। तभी हिराक बिना समय गंवाए वो शक्तियां अपने पिता को प्रदान करता है। उदय कुंवर के लिए वो सभी शक्तियां मेघ संभर आसन, पवन चक्र मुद्रा और तुषार चक्र मुद्रा, ये तीनों से वो अपरिचित थे और इसलिए वो इसे जल्दी अपना नहीं पा रहे थे। जहां हिराक 5 बार दोहरा चुका था, वहीं उदय कुंवर एक बार भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हिराक अभी के लिए अपने पिता को ऊर्जा आसन में ध्यानलीन होना सिखाता है। वो अपने पिताजी को बताता है कि भविष्य में यह उन्हें खुद से ही ग्रहण करना होगा। वो थोड़ी देर बाद आंख खोलता है तो देखता है कि उसके पिता गहरे ध्यान की ओर चले जा चुके होते हैं। वो धीरे से उठता है और वहां से चला जाता है। हिराक अपने कमरे की ओर पहुंचता है तो देखता है कि इतिशा दरवाजे पर खड़ी हिराक का इंतजार कर रही होती है। हिराक उसके पास जाता है और अपने दोनों हाथ बांधकर उसकी ओर देखता है। वहीं इतिशा अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोलती है, मालिक आप आ गए। मैंने आपके लिए पानी गर्म रखा है, आपके नहाने के लिए। हिराक मन में बड़बड़ाता है कि यह कितनी जिद्दी लड़की है कि तभी इतिशा फिर बोलती है, मालिक अब से मैं आपकी हर चीज का ध्यान रखूंगी। हिराक कुछ नहीं कहता और मुस्कुराता हुआ सर हिलाते हुए अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि इतिशा उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आती है। वो वहीं रुक जाता है और उसकी ओर देखता है और धीरे से कहता है, इति, मुझे अकेले नहाने की आदत है। इतिशा ये सुनकर शर्मा जाती है और कुछ बोलने जाती ही है कि उससे पहले ही हिराक उसे टोकते हुए बोलता है, इसे मेरा आदेश समझो इति, अब जाओ यहां से। यह सुनते ही इतिशा वहां से जाने लगती है। तभी हिराक फिर उसे टोकता है, और हां, अब से मैं तुम्हें इति बुलाऊंगा। इतिशा बिना मुड़े मुस्कुराते हुए कमरे से चली जाती है। हिराक नहाने चला जाता है। नहाकर जब वो बाहर आता है तो वो इतिशा को वहीं खड़ा पाता है। इतिशा अपने हाथ में हिराक के कपड़े लेकर खड़ी होती है। हिराक इतिशा से बोलता है कि उसे उसकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम खुद ही करना पसंद करता है। जिस पर इतिशा अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है तो हिराक उसे टोक देता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि तुम ऐसी कोई हरकत मेरे सामने नहीं करोगी, अब तुम जाओ यहां से। इति वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन हिराक अपने आखिरी 2 स्तर में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो कहीं ना कहीं असफल हो रहा था। हिराक को इस नई दुनिया में लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका था और अब वो बस आखिरी के स्तर में चूक रहा था। वो दोगुनी मेहनत करने लगता है क्योंकि उसे कैसे भी करके पूरे 12 स्तर पार करने ही होंगे और वो अभी भी 10वें स्तर पर था। इसलिए वो सोचता है कि आज रात वो किसी भी हालत में 11वें स्तर को पार करके ही मानेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। हिराक जल्दी करने के चक्कर में बिना रुके अपने 11वें स्तर को पार करने के लिए लगातार अभ्यास किए जा रहा था। वो ऐसा करते हुए अपने आप को गहरे ध्यान की ओर लेकर चला जाता है, जहां उसका वजन फूल से भी हल्का हो जाता है और वो ऊपर उठता है और थोड़ी ही देर में हिराक हवा में झूलने लगता है। लेकिन फिर भी वो 10वें स्तर पर ही होता है। इसलिए वो दबाव बनाते हुए अपनी आंतरिक कोशिकाओं को निचोड़ने लगता है, जिससे हिराक के अंदर गर्मी पैदा होने लगती है। हिराक के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग एकदम लाल सुर्ख हो जाता है। हिराक के पेट की गर्मी अब चेहरे तक आ जाती है और तभी एकदम से उसका ध्यान टूटता है और वो धड़ से नीचे की ओर तेजी से जमीन पर गिर जाता है। पसीने से तरबतर हिराक उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक खांसते हुए
उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हिराक की हालत एकदम से बहुत नाजुक हो जाती है। उससे चला नहीं जाता और वो उठने में असक्षम रहता है। फिर उसे वापस वैसा ही लगने लगता है जैसा उसे पहले दिन महसूस हो रहा था। वो रेंगते हुए अपने बिस्तर की ओर जाता है, जहां उसे अपने पहले दिन की याद आने लगती है और वो सोचता है कि क्या उसे फिर से पहले स्तर से शुरुआत करनी होगी। लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जान जाने वाली हो। वो अपने बिस्तर के बगल वाले मेज पर रखे गिलास को गिराने की कोशिश करता है ताकि इति या फिर उसकी मां सुन ले और शायद कोई उसकी मदद के लिए वहां आ जाए। लेकिन हिराक इस वक्त अपने आप में इतना दुर्बल और लाचार महसूस कर रहा होता है कि उससे अपना हाथ भी उठाया नहीं जा रहा था। वो अपने पैरों पर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, पर वो वहीं गिर जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि तभी उसकी आंखों के सामने थोड़ा धुंधलापन महसूस होने लगता है। हिराक फिर भी हार न मानते हुए अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। वो कैसे भी करके मेज के गिलास को गिराने की कोशिश करता है। वो अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके मुंह से खून निकलता है और वो खून में लथपथ हो जाता है। मुंह से खून निकलते ही वो जमीन पर गिर जाता है। हिराक को पता नहीं चलता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वो सोचता है कि क्या पता वो अगली सुबह देख भी पाएगा या नहीं। और ऐसे ही आधे होश और आधी बेहोशी में सोचते हुए वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह हिराक को थोड़ी बेचैनी सी होती है। उसे अचानक ऐसा लगता है कि कहीं वो स्वर्गलोक में तो नहीं आ पहुंचा। तभी उसे एहसास होता है कि वो जमीन पर है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक हिराक की आंखों में अजीब सी चकाचौंध होने लगती है। तभी दो नाजुक मुलायम से हाथ आकर हिराक के हाथों को पकड़कर उसे उठाते हैं। वो दो मुलायम हाथों को छूते ही जैसे हिराक के बदन में जोर का करंट दौड़ने लगता है। तभी एक मधुर सी आवाज हिराक के कानों में पड़ती है, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हिराक जैसे ही अपनी दोनों आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है, जिसका चेहरा कांच की तरह चमक रहा होता है। तभी एकदम से हिराक की नजर उसकी नजरों को देखती है। उस लड़की की नजर हिराक के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके ऊपरी बदन पर थी, जो कि पसीने से एकदम चमक रही थी। हिराक को समझ आ जाता है और वो बाजू में पड़े गमछे से अपना नग्न बदन ढक लेता है और हड़बड़ाते हुए पूछता है, इति, तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो? अचानक इति का भी ध्यान टूटता है और वो शर्मा कर दूसरी ओर मुड़ जाती है। हिराक भी मुस्कुराते हुए अपने आजू बाजू देखता है कि उसके ग्रंथ के कुछ पन्ने अस्त व्यस्त हैं। वो उन्हें देखते हुए पूछता है, ये इधर उधर कैसे हो गए? इति धीमी आवाज में कहती है, वो मालिक, मैं आपका कमरा साफ कर रही थी। और वो पूरा बोल भी नहीं पाती कि तभी हिराक गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? हिराक इतनी जोर से चिल्लाता है कि इति डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले हिराक के कमरे से दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। हिराक गुस्से में अपना सर पकड़कर वापस अपने पलंग पर बैठ जाता है और तभी उसे पिछली रात का सारा किस्सा याद आता है कि कल रात उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन आज जब हिराक उठा तो उसे एकदम तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो सोचता है कि यह सब अमर शक्ति का कमाल है, जिससे उसका शरीर खुद ब खुद ठीक हो गया। लेकिन ये शक्तियां बस कुछ ही बार काम कर सकती हैं, हमेशा नहीं। अमर शक्ति हिराक को पूर्व जन्म से मिली थी, जो कि ऋषि मुनि खुद का उपचार करने के लिए करते थे। जब वो अपने घोर तप में होते थे, तब कोई घाव या चोट से बचने के लिए अमर शक्ति का उपयोग करते थे। और वहीं हिराक को अपने गुरु से यह शक्ति मिली थी। लेकिन कल जो हुआ उसे वो दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए हिराक उस आत्म औषधि को पाना चाहता था और उसको पाने के लिए उसे कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा।
और साथ ही वहां जाने के लिए उसे कुछ औजारों की भी जरूरत होगी। इसलिए वो आज फिर हाट जाने की सोचता है। लेकिन तभी उसे इति का ख्याल आता है कि उसने इति को कुछ ज्यादा ही तेज डांट दिया। इसलिए सबसे पहले वो उसे मनाने जाता है। हिराक इधर उधर देखते हुए इति को ढूंढ रहा होता है कि तभी धरा हिराक को दूर से आते हुए देख लेती है और पूछ बैठती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? हिराक हड़बड़ा कर जवाब देता है, वो किसी को नहीं मां, आप ही को ढूंढ रहा था। धरा हिराक को घूरते हुए गुस्से में बोलती है, सुबह सुबह जिसका तुमने दिल दुखाया वो ठीक नहीं है। हिराक कुछ बोलता उससे पहले ही धरा फिर बोल पड़ती है, जाओ, वो बगीचे में फूलों को पानी दे रही है, जाकर उससे माफी मांगो। हिराक कुछ नहीं बोलता और अपना सिर हामी में हिलाते हुए वहां से चला जाता है। इधर इति बागों में गुनगुनाते हुए पानी दे रही होती है। तभी हिराक इति के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं इति इतनी खोई हुई रहती है कि वो पानी देते हुए जैसे ही अपने बाएं मुड़ती है, धोखे से पानी हिराक के ऊपर चला जाता है और वो घबरा कर पीछे हो जाती है। हिराक अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोलता है, तुमने तो इतनी जल्दी बदला भी ले लिया। इति कुछ नहीं बोलती और अपना सर नहीं में हिलाते हुए घबरा रही होती है। तभी हिराक इति की बेचैनी को देखते हुए वहां बाग में लगा एक फूल तोड़ता है और इति की ओर आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो इति। इति को मानो यकीन नहीं होता है और वो शर्माते हुए हिराक के हाथ से वो फूल ले लेती है। हिराक इति की मासूमियत पर मुस्कुरा देता है और उससे पूछता है, अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इति कुछ बोलती उससे पहले ही अंदर से अचानक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। हिराक भागता हुआ अंदर जाता है और देखता है कि यह आवाज पिताजी के कमरे से आ रही है। वो जैसे ही अंदर जाता है और देखता है तो वहां उदय कुंवर खुशी से उछल रहे होते हैं। वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। वो चिल्ला चिल्ला के झूम रहे थे, मैंने कर दिखाया। हिराक को आता देख वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिराक भी उन्हें अचंभे में देखता है और उत्साहित होते हुए पूछ बैठता है, पिताजी, क्या आपने पूरे 12 स्तर प्राप्त कर लिए? अचानक मानो उदय कुंवर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो अजीब तरह से हंसते हुए बोलते हैं, 12 स्तर अभी कैसे मुमकिन है? मैंने तो अभी पहला स्तर पूरा किया है, वो भी पूरे 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद। अगर मैं यूं ही अभ्यास करता रहा तो आधे साल में आराम से पूरे 12 स्तरों को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहते हुए वो फिर खुश हो जाते हैं। वहीं हिराक अपने पिता का मन रखने के लिए बोलता है, हां पिताजी, ये तो बहुत अच्छा है। हिराक ऐसा कहते हुए उनके कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी उदय कुंवर को ऐसा लगता है जैसे हिराक उनसे कुछ छुपा रहा है। वो हिराक के पीछे पीछे जाते हैं और उससे टोकते हुए कहते हैं, बेटा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने पहले स्तर को पार करने में कितना समय लगाया था? हिराक अपने पिता का आत्मविश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उनका मन रखने के लिए बोलता है, पिताजी, मुझे भी पहला स्तर पार करने में काफी समय लगा था। उदय कुंवर थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, हम दोनों ये मुकाम मिलकर हासिल करेंगे। हिराक उन्हें निराश नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे की ओर जाने लगता है कि तभी उदय कुंवर फिर पीछे से आवाज देते हुए पूछते हैं, वैसे बेटा, तुम पिछले 1 महीने से अभ्यास कर रहे हो, तो अभी तुम कौन से स्तर पर हो? हिराक अपने पिता की ओर देखते हुए कहता है, मैं अभी पूरे 12 स्तर को प्राप्त करने में बस 2 ही स्तर दूर हूं। ऐसा कहते हुए वो मुड़ता है और अपने कमरे में चला जाता है। यह सुनकर उदय कुंवर के पैरों से मानो जमीन खिसक जाती है। वो बस हिराक को जाते हुए एकटक देखे जा रहे होते। उन्हें पूरे 10 दिन लग गए पहला स्तर पार करने के लिए और हिराक ने 1 महीने में ही 10 स्तर पार कर लिए। वो खुद के लिए थोड़ा उदास होते हैं और साथ ही अपने आप को तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, वो फिर भी यूं ही कोशिश करते रहेंगे। वहीं धरा पीछे खड़े खड़े अपने पति को देखे जा रही थी। वो धीरे से उदय कुंवर के कंधे पर हाथ रखती है और उदय कुंवर चौंकते हुए मुड़ते हैं और धरा को देखकर चिल्ला पड़ते हैं
क्या हुआ? डरा दिया ना मुझे? धरा अपने पति की ओर देखते हुए बोलती है, यही सवाल मैं भी कर सकती हूं। क्या हुआ? कहां खोए हुए हैं आप? और आप इस तरह से चौंक क्यों गए थे? आपकी तबीयत तो ठीक है? अब बोलेंगे भी? धरा अपने सवालों की लड़ी लगा देती है, जिसे सुनकर उदय कुंवर चिढ़ जाते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ऐसा कहते हुए उदय कुंवर गुनगुनाते हुए अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। धरा उदय कुंवर के व्यवहार से अचंभित हो उठती है, क्योंकि उसने कभी उदय कुंवर को ऐसे गुनगुनाते हुए नहीं देखा था। और तो और इतना उत्साहित तो तभी देखा था जब वो परम योद्धा बने थे। लेकिन अफसोस कि उसी के बाद वो अपाहिज हो गए। धरा वो सब सोचकर थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन अपने पति को खुश देखकर मुस्कुराते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। हिराक अपने कमरे में जाकर हाट जाने के लिए तैयार होने लगता है और एक सफेद सा रेशमी लिबास पहनकर कमरे के बाहर आता है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर इति पर पड़ती है, जो कि उसकी ओर ही देख रही होती है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तो क्या फैसला किया तुमने? देखो, अगर तुम मेरे साथ आओगी तभी मुझे लगेगा कि तुमने मुझे आज सुबह जो हुआ उसके लिए माफ कर दिया है। इति खुशी से अपना सर हिलाती है। हिराक और इति दोनों हाट की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं 15 मिनट चलने के बाद वो दोनों हाट पहुंच जाते हैं। इति को पहले से यहां की जानकारी रहती है, इसलिए हिराक उससे पूछता है, तुम मुझे यहां हथियार और औजार की दुकान बता सकती हो? इति हामी भरते हुए बताती है कि यहां से सीधा जाकर दाईं ओर औजार और हथियार की दुकान है। हिराक और इति उसी दुकान में पहुंच जाते हैं। हिराक वहां रखे सभी औजार को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, मानो उसने ऐसे अस्त्र शस्त्र कभी नहीं देखे हों। दुकानदार हिराक को देखकर खुश हो जाता है और उसे सब अस्त्र शस्त्रों के बारे में एक एक कर बताने लगता है। तभी हिराक उन्हीं अस्त्रों में से एक अस्त्र को देखता है, जो कि एक खंजर था, जिसकी धार अजगर की तरह मुड़ी हुई थी। हिराक को वो खंजर बड़ा पसंद आता है। दुकानदार ये देखकर हिराक को बोलता है, ले लीजिए मालिक, ये सिर्फ 70 सोने के सिक्कों की है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 68 सोने के सिक्के कीमत लगा दूंगा। खंजर के दाम सुन हिराक के जैसे होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे वो ज्यादा पसंद नहीं आई हो। वो दुकानदार इतना बड़ा ग्राहक होना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे अपने कारखाने ले जाता है, जहां वो उसे एक से एक तलवार, खुखरी, चाबुक, खंजर दिखाता है। हिराक ने ऐसे हथियार कभी नहीं देखे होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन दाम सुनकर हिराक और इति के होश उड़ जाते हैं। तभी हिराक और इति एक दूसरे को देखने लगते हैं। हिराक ऐसे दिखाता है जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वहीं उस दुकानदार को डर लगता है कि कहीं इतना बड़ा ग्राहक हाथ से चला न जाए, इसलिए वो उसे बताता है कि पूरे शहर में सबसे बड़ी हथियार की दुकान उसी की है। हिराक ये सुनकर अस्त्रों की विशेषता बताता है। वो कहता है कि मैं एक गहन अस्त्र की तलाश में हूं। हथियारों को आमतौर पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: नश्वर, राक्षस, आत्मा, संत और भगवान। और मैं संत और भगवान अस्त्र की तलाश में हूं, लेकिन आपकी इस दुकान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो व्यापारी हिराक से विनती करने लगता है कि ऐसा मत कीजिए, कुछ तो ले लीजिए मालिक। वहीं हिराक धीरे से इति को बोलता है कि वो उसे कुछ पैसे उधार दे दे, वो बाद में उसे लौटा देगा। इति उसे अपनी पूरी पोटली दे देती है। हिराक उस व्यापारी की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्योंकि तुम इतना जोर दे रहे हो, इसलिए मैं कुछ ले ही लेता हूं। ऐसा कहते हुए वो वहीं रखा अजगर वाला खंजर उठाता है और खरीद लेता है। वो व्यापारी बड़ा खुश हो जाता है। तभी वहां दुकान के बाहर खड़ा एक सेवक ये सब देख रहा होता है। वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। हिराक के वहां से निकलते ही वो वहां से चला जाता है और सारी खबर आवेश कुंवर को दे देता है।